हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जैसा आपको पता है कि मैं डेली आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की काफी अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा हूं अलोंग विद एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल वाकिफ हो कि किस प्रकार का पैटर्न या किस प्रकार के क्वेश्चन का फॉर्मेशन यूजीसी नेट में होता है, ताकि बिल्कुल भी आप नर्वस ना हो। और इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले से पढ़ के जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी काफी सारे क्वेश्चंस इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन के साथ कराए हैं। पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको YouTube पे मिल जाएगी मेरी। तो इस बार के जो वीडियोस हैं वो तो देखो ही, लेकिन अगर आपके पास और टाइम है और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जितने भी वीडियोस बने हैं ना, उस सारे के सारे आप देख लो, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके अलावा जैसा आपको पता है कि सारे लेक्चर्स जो हैं टू द पॉइंट, वो भी मैंने सिस्टमैटिकली प्लेलिस्ट वाइज बनाए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक, मेरे हिसाब से 15 दिन अगर आप लगातार डेक डालते हो ना, 15 दिन में अगर आपका पेपर वन कमजोर है तो बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी एग्जाम से पहले हो जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी डेली आती हैं ताकि स्क्रीन पे ऑनलाइन आपकी प्रैक्टिस हो पाए एग्जाम देने की। टेलीग्राम पे दिन में 2 बार आपको ये टेस्ट सीरीज मिलती है, जरूर से इसे ज्वाइन करिए। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी सेम चीजें अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारी एंड्रॉइड ऐप है जहां पे पेड सर्विसेज भी आपको मिलती हैं पेपर वन और इंग्लिश जो पेपर 2 होता है उससे संबंधित। यहाँ पे फुल कोर्स आपको मिलता है एडवांस स्टडी के लिए, और प्लस सेक्शन वाइज अलग अलग ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, तो वो भी आपको मिलते हैं। पेड सर्विसेज की बात हम इस वीडियो के एंड में करेंगे। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है सितंबर 2024 से। ये क्वेश्चन है कंटेंट एनालिसिस के बारे में। हमने काफी सारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से वन ऑफ द मेथड्स है कंटेंट एनालिसिस, यानी कि हमारे पास जो टेक्स्ट होता है उसकी एनालिसिस करना कि भाई उसमें से हम क्या जानकारी अपनी रिसर्च के लिए निकाल के ला पा रहे हैं। तो कौन से पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं वो आपको पिक करने। तो सबसे पहले the main use of content analysis has been in the examination of printed text and documents। तो जो भी printed text हैं, पुराने जमाने के documents हैं, उसकी एनालिसिस करना कि कहाँ क्या लिखा है, क्या हम इसमें से कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, नई जानकारी डिराइव कर सकते हैं, ये सब क्या है, कंटेंट एनालिसिस का मेन यूज है, मेन प्रयोग है उसका। कंटेंट एनालिसिस लैक्स ट्रांसपेरेंसी। कंटेंट एनालिसिस में पारदर्शिता की कमी होती है। कोडिंग इज क्रूशियल इन कंटेंट एनालिसिस। अब कोडिंग एक टर्म है जो आप कंटेंट एनालिसिस, अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो आपने समझा होगा कि जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं कंटेंट की एनालिसिस करने में, तो जो भी हम निष्कर्ष निकालते हैं या जो भी हम उसमें से जानकारी निकालते हैं उन्हें एक कोड के रूप में देखते हैं, और कई कोड मिला करके हमें कई सारी बातें क्लियर होती हैं। तो कोडिंग एक पार्ट है, क्रूशियल पार्ट है कंटेंट एनालिसिस का। It is almost impossible to devise coding manuals that do not entail some interpretation on the part of coders। ध्यान से समझते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। It is almost impossible to devise coding manuals, कह रहा है कोडिंग मैनुअल को बनाना असंभव है जो कि एंटेल नहीं करते कुछ इंटरप्रिटेशन। क्या मैंने आपको बोला, कोडिंग का क्या मतलब है कि कुछ ऐसी बातें जो हम लोग निकालते हैं कंटेंट एनालिसिस में, तो उनको एक कोड में रख दिया जाता है। मतलब हर एक कोड का एक मतलब है, एक इंटरप्रिटेशन है ना। जैसे आप कम्युनिकेशन में भी पढ़ते हैं, लैंग्वेज में जो वर्ड होते हैं उसको कभी कभी हम साइंस और कोड बोलते हैं। तो जैसे मैंने एक वर्ड बोला एप्पल, तो एप्पल अपने आप में एक संकेत है, और उस संकेत का मतलब ही हो गया कि इसमें से कोई निष्कर्ष निकल रहा है, मतलब इसका कोई मीनिंग है। तो उसी तरीके से कंटेंट एनालिसिस में भी कोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें जो भी हम कोड डिवाइस करते हैं, कोड बनाते हैं, उसका एक इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बात गलत है ना, सॉरी सही है कि ये, अब देखो घुमा फिरा के ऐसे लिखा है कि कहीं नॉट लगा है, कहीं इम्पॉसिबल लगा है। तो कह रहा है कि जो हम कोडिंग मैनुअल बनाते हैं ये असंभव है कि वो कोई जो इंटरप्रिटेशन है वो ना दे। मतलब ऐसा कोई कोड नहीं है, ये इम्पॉसिबल है कि कोई कोड भी हो और उसका कोई इंटरप्रिटेशन ना हो, जो कि सही बात है कि हर कोड का इंटरप्रिटेशन होता है, कहने का मतलब ये है। लेकिन वो घुमा के दिया है, 2 बार नॉट लगा है ना, इम्पॉसिबल और नॉट, तो 2 बार जहां नॉट लगा है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाता है, तो ये बात सही हो जाएगी।
ओके, क्या इसमें गलत है? गलत है, कंटेंट एनालिसिस लैक्स ट्रांसपेरेंसी। तो ऐसा नहीं है भाई, जब भी हम कोई रिसर्च की मेथोडोलॉजी यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव होती है पहली बात, और दूसरी ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसमें कुछ भी बात को छुपाया नहीं जाता। किसी मेथड में यदि कोई बात को छुपाया जाए तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी की कमी होना। तो यहाँ बी पॉइंट गलत हो जाएगा, बाकी जितने भी हैं ए सी डी ये सारे पॉइंट सही हो जाएंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। सो गाइस, ये काफी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और नए पैटर्न पे भी आधारित है। सितंबर 2024 में क्वेश्चन आया रिसर्च एप्टीट्यूड में, टाइप्स ऑफ स्केल्स का ये क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कोड नंबर्स गिवन टू द रिलीजन ऑफ पर्संस इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट। कह रहा है कि मान लो कई लोग हैं और सबका अलग अलग रिलीजन है और सबको एक कोड नंबर दे दिया गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति को हमने बोला कि इसका रिलीजन नंबर ए है, किसी को बोला इसका रिलीजन नंबर सी है, किसी को बोला इसका रिलीजन नंबर डी है ना। तो ABCD में मान लीजिए कोड एक दे दिया गया सभी व्यक्तियों के रिलीजन को। तो ये जो हमारे पास वेरिएबल्स आए, इसको अगर हमें मेजर करना हो तो कौन सा स्केल हम यूज करेंगे मेजर करने के लिए? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा मेरे से तो आपको आइडिया होगा कि इसका क्या मतलब है, बट फिलहाल हम यहाँ पे आंसर पे फोकस करेंगे। देखो भाई, ध्यान से समझो कि किसी व्यक्ति की कास्ट, रिलीजन है ना, या कुछ सामान जिनको हमने कुछ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बोला या ABCD बोला, ये सारे के सारे में कोई रैंक नहीं होती, मतलब इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, ये सभी बराबर तल पे हैं। बस इनको अलग अलग समझने के लिए, इनको अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए इनको एक लेबल दिया गया। तो कि कभी भी कोई ऐसा वेरिएबल हो जिसमें रैंक नहीं है और केवल उन्हें समझने के लिए एक कोड, एक टैग या एक लेबल दिया जाता है, तो ऐसे में जो स्केल यूज होता है वो यूज होता है नॉमिनल स्केल, क्योंकि नॉमिनल स्केल के अंदर रैंकिंग नहीं होती है। तो जैसे मैंने बोला, ये पूरा कंसेप्ट आपको समझने के लिए सारे स्केल्स के टाइप समझने पड़ेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे आंसर 1 है। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, अगस्त 2024 से। रिसर्च एप्टीट्यूड में स्केल के टाइप से क्वेश्चन है और आपको मैच द कॉलम करना है। 4 प्रकार के स्केल होते हैं, आप सबको पता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। अब इसके हिसाब से एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन सा एग्जाम्पल किससे मैच करेगा। तो यहाँ पे वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, एथनिसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ अनायंस, कौन कितना परेशान हो सकता है, एंड डेट ऑफ बर्थ। ये 4 वेरिएबल्स हैं जिनको आपको देखना है कि कौन से वेरिएबल या स्केल से ये एसोसिएटेड हैं। ओके, तो यहां सबसे आसान मुझे लग रहा है एथनिसिटी, क्योंकि आपको ये बात समझनी है, नया पैटर्न है कि अगर आपके एग्जाम में कभी कास्ट आता है, क्रीड आता है, एथनिसिटी आती है, तो आपको उन्हें बराबर लेवल पे रखना है, उनमें कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। तो जिस वेरिएबल में या जिस स्केल ऑफ मेजरमेंट में रैंक नहीं होती, वो क्या होता है? वो होता है हमारा नॉमिनल स्केल। तो यहां से ही आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ए का सेकंड होगा। अब आप आराम से देख लें कौन से ऑप्शन में सेकंड आ रहा है ए का, तो वो हमारा है सेकंड ऑप्शन। तो ए का है 2। फिर बी का दिया है 3, तो 3 कैसे है? बी है हमारा ऑर्डिनल वेरिएबल, और ऑर्डिनल वेरिएबल में दिया है डिग्री ऑफ अनायंस, कितने अनायंस आप हैं, है ना। अब इसको आप 10 ग्राम 20 ग्राम में तो नहीं नाप सकते, आप लेवल्स में नाप सकते हैं। तो जैसे जहां लेवल्स दिए ना, फर्स्ट डिग्री ऑफ अनायंस, सेकंड डिग्री ऑफ अनायंस, थर्ड डिग्री ऑफ अनायंस, तो जहां लेवल्स होते हैं वहां ऑर्डिनल वेरिएबल है। फिर सी का दिया है 4, इंटरवल का दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो डेट ऑफ बर्थ इंटरवल क्यों दिया है? क्योंकि हर एक डेट के बीच में एक बराबर फासला होता है, तो ये हमारा हो गया इंटरवल वेरिएबल। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि डेट जो है वो क्या है, वहां पे ट्रू 0 पॉइंट नहीं है, तो कोई भी डेट 0 नहीं होती है कभी भी, है ना। डेट हमेशा पॉजिटिव में ही होती है, क्योंकि डेट का जो वेरिएबल है वो अज्यूम्ड है। जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, तो भाई जैसे मंथ का पहला महीना है, तो क्या वो वाकई पहला है? जैसे साल का पहला महीना है, तो ये हमने खुद बनाया है कि चलो भैया इस दिन हम साल को एंड करेंगे, वो एक्चुअल में साल का एंड नहीं, हमने अज्यूम करा है वहां पे चीजें, तो यहाँ ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता है। और उसके बाद फाइनली है डी का 1, यानी रेशियो हो गया, रेशियो स्केल हो गया वेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे ट्रू 0 पॉइंट होता है, यानी कि वेट 0 का मतलब वाकई 0, वेट 1 ग्राम का मतलब वाकई 1 ग्राम, वेट, इसलिए ये जो है हमारा
इसकी एक और पहचान होती है रेशियो स्केल की कि माइनस में नहीं जाता है ना। तो इंटरवल स्केल किसी किसी जगह पे माइनस में भी जा सकता है, जबकि रेशियो स्केल नहीं जाता है। खैर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लिया गया है, तो यहाँ तो माइनस में नहीं जाता, आप सबको पता है कोई भी डेट माइनस में नहीं जाती है। बट फिलहाल यहाँ पे एक मेन पॉइंट आप ये भी रख सकते हो कि इंटरवल में ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता है, जबकि रेशियो में होता है। आई होप आपको समझ में आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगस्त 2024 से रिसर्च एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन लिया गया है और यहां पूछ रहा है द अप्रोच इन विच रिसर्चर्स यूज द एग्जिस्टिंग डेटा टू क्रिएट ग्रुप्स फॉर कंपैरिजन। कह रहा है कौन से प्रकार की रिसर्च होती है जिसमें डेटा लेता है रिसर्चर और उसे अलग अलग ग्रुप में बांटता है और उन ग्रुप्स की आपस में कंपैरिजन कराता है। तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो मैंने आपको क्लियरली बताया है कि ये होता है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में, जैसे हम एक तरीके से क्वासाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक पार्ट मानते हैं। तो एक होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसमें कॉज एंड इफेक्ट के वेरिएबल होते हैं, जैसे लैब में रिसर्चर खुद मैनिपुलेट करता है। लेकिन जहां पे कॉज और इफेक्ट के वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इस प्रकार की रिसर्च को हम कहते हैं क्वासाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब ये कई प्रकार की हो सकती हैं, कोरिलेशनल स्टडीज हो सकती हैं, है ना। और दूसरा प्रकार हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो की खास बात यह है कि यहाँ पे जो कॉजल वेरिएबल है उसे रिसर्चर कम ज्यादा नहीं करता, वो एक तरीके से कंपैरिजन ग्रुप के रूप में देखे जाते हैं। तो रिसर्चर डेटा लेता है, अलग अलग ग्रुप्स बना लेता है उस डेटा के आधार पे और देखता है कि ये जो अलग अलग ग्रुप हमने बनाए हैं इसका प्रभाव अलग अलग वेरिएबल्स पे क्या पड़ रहा है। जैसे हो सकता है रिसर्चर ओवरवेट या कुछ सर्टेन वेट के लोगों का डेटा ले, उन्हें अलग अलग वेट की कैटेगरी में बांटे, अंडरवेट, मीडियम वेट एंड ओवरवेट, और फिर देखे कि इनके वेट के हिसाब से इनके कॉन्फिडेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसने अलग अलग ग्रुप में डेटा को बांटा और कंपेयर करा दिया उन ग्रुप्स को आपस में। यह तरीका कहलाता है एक्स पोस्ट फैक्टो, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये क्वेश्चन नए पैटर्न का है, अगस्त 2024 से लिया गया है रिसर्च एप्टीट्यूड से। आइए इसे देखते हैं। यहां पे कह रहा है क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन। कह रहा है कि क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस की जा रही है डॉक्यूमेंट्स की, और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स को जो है रिलेट करते हैं, करस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट लिया गया 10 साल पहले का, दूसरा डॉक्यूमेंट लिया गया 5 साल पहले का, तीसरा डॉक्यूमेंट लिया गया प्रेजेंट का, और इनकी आपस में एनालिसिस कराई जा रही है। ये सारा डेटा जो हमने लिया है, बेसिकली डेटा जो हमने कलेक्ट करा है वो क्या है, डिफरेंट पीरियड्स या डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स पे हमने इस डेटा को कलेक्ट किया है। तो ये कौन सा रिसर्च डिजाइन कहलाता है। तो देखो भाई, टाइम के आधार पे अगर हम डेटा कलेक्शन का रिसर्च डिजाइन देखें तो 2 प्रकार का होता है। एक, अगर हम जो डेटा ले रहे हैं वो सारा सेम टाइम का है, और एक जो हम डेटा ले रहे हैं वो सारा डिफरेंट टाइम का है, कई पॉइंट ऑफ टाइम पे पास्ट में हमने डेटा को कलेक्ट किया है। तो जब ये क्वेश्चन है डिफरेंट टाइम पीरियड्स का, तो जब भी हम डेटा डिफरेंट टाइम में कलेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन। और जब हम सेम टाइम का डेटा कलेक्ट करके उनकी एनालिसिस करेंगे, भले अब वो कंटेंट एनालिसिस हो या कोई और एनालिसिस हो या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी हो सकती है, लेकिन अगर सेम टाइम का डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का ये क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टॉपिक का है। तो ध्यान से समझते हैं कि कैसे इसे करना है। यहाँ पे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एपिस्टेमोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। सरल भाषा में बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके ओरिएंटेशन है, वो आपको पिक करने। सबसे पहले लिखा है डिडक्टिव होती है, यानी डिडक्टिविज्म होता है इसमें। क्वालिटेटिव रिसर्च में पॉजिटिविज्म होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिविज्म होता है। और फोर्थ, क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरप्रेटिविज्म होता है। तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको आसानी से पता होगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं इससे बन करके आते हैं।
तो सिंपल तौर पे देख लेते हैं कि जो डिडक्टिव है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पॉजिटिविज्म भी जुड़ा है क्वांटिटेटिव रिसर्च से, क्वालिटेटिव से जुड़ा है पोस्ट पॉजिटिविज्म, तो ये भी नहीं होगा। और अगेन जो क्वालिटेटिव है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती, वो सब्जेक्टिव होती है, जबकि क्वांटिटेटिव जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास इंटरप्रेटिविज्म। तो इंटरप्रेटिविज्म का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना किसी चीज को। तो जैसा मैंने आप लोग को पढ़ाया है, क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव इन नेचर होती है, रियल लाइफ सिनेरियो में से यूज किया जाता है, और एक व्याख्या करके जो भी रिसर्च है उसको दर्शाया जाता है। तो इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रेटिविज्म जो है वो जुड़ा हुआ है क्वालिटेटिव रिसर्च से, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द मेन प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। एक तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च की विशेषताएं पूछी जा रही हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की विशेषताएं, इनफैक्ट कई सालों से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और आज तक ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। अगर आप कोई भी बुक वगैरह रेफर कर रहे हैं तो मैं ये 90% गारंटी से कह सकता हूं कि उसमें आज तक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को बहुत प्रॉपरली कभी दिखाया ही नहीं गया होगा। हालांकि 3-4 पॉइंट्स हैं, अगर आप वो रट लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर लेते हैं। तो 2024 में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस सेम पैटर्न पे आए हैं। तो यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव रिसर्च की विशेषता जो है निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है एम्फेसिस ऑन प्रोसेस, की प्रोसेस पे जोर देता है, फिर एम्फेसिस ऑन जनरलाइजेशन, एम्फेसिस ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड एम्फेसिस ऑन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, जो जनरलाइजेशन शब्द है वो क्वालिटेटिव से नहीं जुड़ा है, ये क्वांटिटेटिव से जुड़ा है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये जनरलाइजेशन पे काम ना करके रियल लाइफ सिचुएशन या जो गिवन कॉन्टेक्स्ट है उसमें काम करती है। तो अगर आपने पढ़ा होगा मेरे से तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि 4-5 शब्द हैं वो अगर आप समझ जाते हैं क्वालिटेटिव से क्या जुड़े हैं, क्वांटिटेटिव से क्या जुड़े हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अगेन ये प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, और जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो कंट्रोल्ड सेटिंग से जुड़ी होती है, यानी लैब में क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है या जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स जो काम करते हैं वो एक्चुअली प्रोसेस से जुड़ा होता है, कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा होता है, और किसी चीज को इंटरप्रेट करने या डिस्क्राइब करने से या डिस्क्रिप्शन से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन केवल गलत होगा, ए सी डी सही हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च से, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। दो स्टेटमेंट यहां दिए हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च लेज एम्फेसिस ऑन कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है जिसमें क्वालिटेटिव डेटा लिया जाता है उसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग डेटा के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। अगर शॉर्ट में बोले तो क्वालिटेटिव रिसर्च कह रहा है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होती है, जो कि सही बात है, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा जो होता है हमारा वो फिक्स्ड नहीं होता है ना, वो अलग बातें होती हैं, टेक्स्ट होता है, वो अलग अलग हालातों में अलग अलग मीनिंग देंगे। तो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ये जरूरी है क्वालिटेटिव रिसर्च। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली हाईली अनस्ट्रक्चर्ड। क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसमें नंबर्स, जिसमें क्वांटिटेटिव डेटा लिया जाता है, कह रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, तो ये बात गलत है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में नंबर्स लिए जाते हैं और नंबर्स हाईली फिक्स्ड फॉर्म के होते हैं, इसलिए इन रिसर्च को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ये नहीं होती है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है जबकि स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। सो गाइज आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार लगातार करके अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए, खासकर एग्जाम से पहले
इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर से देखें। यहाँ आप अपनी मन मर्जी से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सबका कलेक्शन है और अपने मन मर्जी से आप अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस अलग अलग समय पे लगा के हर एक सेक्शन को बढ़िया कर सकते हैं। यहाँ 100 से ज्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में दिए हैं, तो इंटरफेस को जरूर से देखें, क्वेश्चंस को आप लगा लें और फिर समझें कि किस प्रकार से आप मिक्स्ड एंड मैच क्वेश्चंस को लगाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा फुल कोर्स भी यहाँ पे है। अगर आप एडवांस स्टडी करना चाहते हैं, एक स्टेप ऊपर बढ़ना चाहते हैं, जेआरएफ के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ हर लेक्चर के साथ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं। इसमें भी 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं डेमो के रूप में। तो डेमो वगैरह कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है, वो सारा आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे बता दी जाएगा। चैट जरूर से कर लें यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए, डेमो ट्यूटोरियल्स चाहिए, और इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।